2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर यहाँ लखनऊ आए, उसके बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा ने उनके काफ़िले को एक बार रोका। उसके बाद में उस छात्रा पर पुलिस कार्रवाई भी की गई। उसके बाद में वो छात्रा धीरे धीरे छात्र नेता बन गई और ठीक 4.5 साल बाद 2022 विधानसभा चुनाव आया तो वह भाजपा के सामने विधायकी का चुनाव लड़ी। जी हाँ, हमारे साथ में हैं पूजा शुक्ला, जो 2022 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और अभी भी वो पार्टी के लिए संघर्ष कर रही हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पूजा शुक्ला जी से कई मुद्दों पर बात करेंगे, उनके राजनीति पे आने से लेकर राजनीति में क्या क्या समस्याएं आई और साथ में समाजवादी पार्टी से जुड़े उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो इस समय चर्चा में है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे आप 2017 में योगी जब मुख्यमंत्री बने, आप एक छात्रा थीं, कैसे आपने उनके काफिले को रोका? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा 12 से रही और छात्र मुद्दों पर संघर्ष करती रही। और जब हम लोग विश्वविद्यालय में आए तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हम लोग लगातार हर मुद्दे पे बात करते थे, संवाद करते थे। और अच्छी बात ये है कि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने कभी भी छात्रों पर मुकदमे नहीं लगाए, लाठीचार्ज नहीं किया, हमेशा छात्रों के मुद्दों को सुना और चाहे छोटी से छोटी मांग हो या बड़ी से बड़ी, लखनऊ विश्वविद्यालय को बहुत कुछ देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2017 में जैसे ही सरकार बदली, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बदला, किस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर लेकर के हम लोगों की लड़ाई 17 में शुरू हुई। और उसके बाद उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने भी कोशिश की, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा मुख्यमंत्री देखा था जो जनता से संवाद करता हो, जो छात्रों के मुद्दों पर छात्रों से बात करते हो। तो हमें लगा कि ये भी ऐसा ही होंगे, तो हमने एक बात करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद हम लोग महीनों जेल में रहे और अनगिनत मुकदमे लगाए गए। 2012 की बात कर रही हैं आप। 2012 में लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने आई और लगभग 2013 से ही केंद्र की राजनीति हो वहाँ पर, या राज्य की राजनीति भी मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का लहर चलने लगी थी। मोदी लहर चली, उसके बाद में 2017 में आया तो योगी भाजपा की लहर चली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। ऐसे में आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? आप, क्योंकि उस समय का जो यूथ था वो भाजपा के पीछे दीवाना था, तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही या फिर कुछ ऐसे हालात थे? देखिए, जो भी तार्किक बात करेंगे या जो भी ज़मीनी हकीकत से रूबरू होंगे, वो हर शख्स समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। क्योंकि 2012 के बाद से किस तरह से सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, किसी भी तरह का दंगा ना हो, किसी भी तरह की किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ ना हो, बदतमीजियाँ ना हो, तो 10-90 जैसी योजना महिलाओं के लिए दी, या आप कहिए कि कन्या विद्याधन, तमाम ऐसी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को मिली, जो शायद मुझे नहीं लगता आज की डेट में देखने को भी मिल रही है। तो उस समय मुझे लगता था कि कौन ऐसी पार्टी है जो सिर्फ छात्रों का वोट नहीं लेना चाहती, छात्रों को प्रतिनिधित्व भी देना चाहती है। तो मुझे लगा समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है जो छात्रों के मुद्दों को सुनती हो, महिलाओं के मुद्दों को सुनती हो। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, ये हमारे लिए गर्व की बात है और मैं उनसे प्रभावित होकर के पार्टी में जुड़ी। कितना फ़ायदा रहा आपकी योगी सरकार में? अगर छात्र चुनाव नहीं हुए कॉलेज के तो आप विधानसभा चुनाव लड़ गए, तो फ़ायदा ही हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ी क्योंकि मैंने पार्टी के लिए मेहनत की, क्षेत्र में मेहनत की, क्षेत्र में काम किया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो भी लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर उस आदमी को हम मौका देंगे जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, इस उत्तर प्रदेश के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी विधानसभा में संघर्ष कर रहा है। तो यकीनन मुझे इसलिए मौका नहीं मिला कि मैंने काले झंडे दिखाए, मुझे इसलिए मौका मिला क्योंकि मैंने मेहनत की, संघर्ष किया। क्योंकि झंडे तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ दिखाए थे, लेकिन कौन विधानसभा क्षेत्र में, कौन बूथ पर डटा रहा, ये महत्वपूर्ण है। झंडा दिखाना ऐसी चीज़ें एक पहचान बनाती हैं, उसके बाद में तो आपकी मेहनत। बिल्कुल सही बात है कि आपको एक क्लिक मिलेगा राजनीति में, लेकिन वो भी मैंने ईमानदारी के साथ, मेरा प्रयास था कि मुझे जैसे बता रही है आपकी मेहनत ही है आपकी, जो इसके सारे बड़े नेता का यहाँ से समाजवादी पार्टी का टिकट कटा और आपको मिला। अब ये तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों का, महिलाओं का और हर समाज का सम्मान करती है। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि समाजवादी पार्टी ने इस धनबर और बाहुबल की राजनीति में एक आम परिवार की लड़की को चुनाव लड़ने का मौका दिया। और सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ाया, पूरी पार्टी ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जिस तरह का प्यार और समर्थन दिया, लाखों वोट मिले मुझे, तो कहीं ना कहीं एक लगाव है लोगों का और लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने इसीलिए मुझे मौका भी दिया। चुनाव हालांकि आप हार गई, उसके बाद में भी
कितने हौसले अभी आपके बुलंद है राजनीति में, क्योंकि आप कम उम्र में चुनाव लड़ी और कम उम्र में जब किसी को चीज़ें मिलती हैं तो खुशी बहुत होती है, लेकिन जब चीज़ों को झटका लगता है, आप सफल नहीं हो पाते हैं, तब आदमी टूटता बहुत जल्दी है। तो कैसे अपने आप को आप स्थिर रखी और कैसे फिर काम कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक काम करने के बाद अगर आप काम करते रहेंगे, अगर आप राजनीति में आए हैं तो आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर धैर्य और स्थिरता नहीं है तो आप जीवन में किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप सफल नहीं हो सकते। धैर्य और स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि मैंने 5 साल काम किया लोगों के लिए, तो मैं यहाँ तक पहुँची, और मैं अगर और आगे काम करूँगी तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मैं पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगी। आपने लोकसभा चुनाव की बात की। समाजवादी पार्टी ने 2019 में एक बाहरी चेहरा यहाँ से ला के चुनाव लड़ाया था। यहाँ ये सीट रक्षा मंत्री की है। ऐसे में आप चुनाव भले हारी, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जो लखनऊ की सीटों में रही वो सब आपकी है और आप सबसे कम उम्र में हैं। तो अगर आपको पार्टी लोकसभा का चुनाव अगर आपको एक बार मौका देती है फिर से, तो आप कितनी ताकत से रक्षा मंत्री के सामने चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि बाहरी कोई आके लड़ा, तो राजनाथ सिंह भी कोई यहीं के रहने वाले नहीं थे, वो भी बाहरी ही हैं। और मेरा मतलब एक ऐसे आज टिकट दिया गया जो यहाँ पे पार्टी में एक्टिव नहीं था। नहीं, मतलब ये तो एक पार्टी का निर्णय था। वो और भी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हैं, लोग उन्हें जानते हैं, तो हर क्षेत्र के व्यक्ति को मौका मिलता है कहीं ना कहीं। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव जिस किसी को भी लड़ाएगी, हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे। मेरी तैयारी 2027 विधानसभा की है। आपकी 2024 की तैयारी नहीं, मेरी तैयारी पार्टी को मजबूत करने की। हमारा जो भी कैंडिडेट लड़ेगा मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट लड़े वो हमारी विधानसभा जीत के जाए, मेरी प्रायोरिटी यही है। अभी आप ये यहाँ पर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि कुछ विशेष जाति से यादव जाति हो गई या मुस्लिम समाज के जो वोट थे वो 2022 विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम गायब थे, उसको लेकर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा और फिर बाकी जवाब फिर अखिलेश यादव ने अपने पार्टी अधिकारियों को जो चुनाव लड़े थे, सेक्टर संयोजक या बूथ अध्यक्ष, सबसे एक रिपोर्ट मांगी थी। आपसे भी रिपोर्ट मांगी कि आपके यहाँ भी ये शिकायतें आई थी, आपने भी अखिलेश यादव शिकायत की? जी, हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था, तो हम लोगों ने उसके बाद आकर के उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनका वोट काटा गया था, और एक लंबी सूची है जो हमने पार्टी कार्यालय में विद प्रूफ जमा की है। और निश्चित तौर पर अब कल मुझे लगता है दिल्ली में जाकर के माननीय श्री अखिलेश यादव जी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और निश्चित तौर पर हर जगह वोट कटे हैं। हम लोगों ने जब एक एक बूथ की लिस्ट पे काम किया तो पता चला कि हर बूथ पे 50 से 60 नाम कटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा उन मतदाताओं के साथ किया गया है जिनको वोट ही नहीं डालने दिया गया। तो हम लोग उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे और आगे आने वाले चुनाव में ध्यान देंगे कि इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो। लोग कहते हैं कि उपचुनाव अब अखिलेश यादव जी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देता है। अभी हाल में उपचुनाव गोला गोकरणनाथ में सपा की हार हुई, उसके बाद में हुआ कि चुनाव आयोग और प्रशासन ने मिलकर चुनाव हरा दिया। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि चुनाव आयोग पे सवाल क्यों नहीं उठेगा जब चुनाव आयोग के सारी जानकारी में रहते हुए बार बार समाजवादी पार्टी शिकायत करी? क्यों जितने भी यादव पुलिस में थे उनको क्यों हटाया गया, उनको क्यों छुट्टी पर भेज दिया गया? आखिर ऐसा क्या कारण था? ऐसा गोला उपचुनाव में जितने भी यादव पुलिस वाले थे वो ऐसा क्या कर देते कि ऐसा हो जाता? और कितनी बार उप मुख्यमंत्री गली गली घूम रहे थे? अगर आपकी इतनी लोकप्रियता थी, इतना आपने काम किया था, तो जिस तरह से दबाव बनाया गया, कितने हमारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को 1 रात 2 रात पहले पुलिस ने थाने में ला करके पीटा है, कितनी बेरहमी से मारा है उनको। तो कहीं ना कहीं ये जाति व्यवस्था में किस तरह से यादवों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम, मतलब आपको लगता है कि यादव पुलिसकर्मी होते तो समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीत जाती, इसलिए आपने हटा दिया? मतलब ये सोच है, ये मानसिकता है इनकी। और कहीं ना कहीं हर जगह पर्टिकुलर कुछ जाति विशेष समुदायों के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है और ये बात किसी से छुपी नहीं। और इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में हुआ, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं पूछा कि यादव जितने पुलिसकर्मी थे आपने क्यों उनको छुट्टी पर भेज दिया? तो अगली बार आप चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव पे भरोसा रहेगा आपको? मैं अगली बार चुनाव लड़ूंगी तो मेरी तैयारी दूसरी है और मैं पूरी मजबूती से, मान लीजिए पेन उनका है, ऑर्डर उन्हें पास करना, आप चाहे जितनी तैयारी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं यही व्यवस्था है, इसी से लड़ना है। चुनाव आयोग मैनेज कर लेंगे? नहीं, हम अब इतने बड़े स्तर पे तो नहीं है कि चुनाव आयोग मैनेज कर सके, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप सतर्कता बरतें और आप बहुत ही बारीकी से हर चीज़ पर ध्यान दें तो बेईमानी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी नेताजी के निधन के बाद में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, साथ में रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी कैंडिडेट अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। और कल चर्चा थी कि अपर्णा यादव
को भाजपा लड़ा सकती है, परिवार की बहू हैं और परिवार से ही हाँ सपा का कैंडिडेट रहेगा। अगर हालांकि शाम को ये भी खबर चली कि अपर्णा यादव ने कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, हालांकि हर चीज़ सूत्रों कयास से चल रही है। अगर अपर्णा यादव भाजपा की कैंडिडेट होती हैं तो कितना नुकसान होगा सपा? अब ये तो मुझे लगता है लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन मैनपुरी जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की हमेशा रही है। माननीय नेताजी से मैनपुरी के लोगों का बहुत लगाव है, बहुत प्यार और सम्मान समाजवादी पार्टी को मैनपुरी के लोगों ने दिया। तो निश्चित तौर पर चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन मजबूती से वहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगी और चुनाव जीत कर आएगी। सीट तो उनकी आजमगढ़ भी थी, समाजवादी पार्टी गढ़ था, फिर भी हरा दिया। रामपुर लोकसभा जो कभी जल्दी हारते ही नहीं थे, वहाँ भी भाजपा ने अपना कमल खिला दिया। तो भाजपा वालों को यही कहना है इस बार रामपुर विधानसभा में और यहाँ मैनपुरी लोकसभा में दोनों देखिए, जब पूरी मुझे लगता है कि अगर आपको याद होगा फूलपुर का जो उपचुनाव हुआ था, हाँ, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी फूलपुर और गोरखपुर में जीत करके आई थी और उस समय इस तरह की कोई सूचना आपको नहीं मिली होंगी कि कहीं पर किसी को मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जैसे चुनाव होते हैं वैसे चुनाव हुआ था। लेकिन उस चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की इतनी बौखलाहट बढ़ चुकी है कि वो उपचुनाव में जिस तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं शासन और सत्ता को लगा करके, मतलब आप सोचिए एक विधायक गोला में पैसे बांट रहा है, लिफाफे लिए जा रहा है, कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा, किसी पुलिसकर्मी को हटा दिया जा रहा है, किसी को पकड़ करके थाने में बंद कर दिया जा रहा है। शायद एक मुझे लगता है हो सकता है कि जैसे फूलपुर कैराना के बाद में पार्टियों ने माहौल बनाना शुरू किया कि भाजपा ख़त्म हो गई, फिर 2019 में देखिए क्या नतीजे आए। हो सकता है इस उपचुनाव को जीतने के लिए ही पार्टी पूरा भरसक प्रयास करती रही। मुझे लगता है कि ताकि एंटी माहौल ना बने चुनाव से, वो इस तरह का उनका हमेशा रहता है। और अब उनको ये लग गया है कि अगर स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से शासन और सत्ता से चली जाएगी। मुझे याद है कि जब मैं अपने विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में जा रही थी तो बहुत लोग परेशान थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पूरा शासन सत्ता लग कर के चुनाव उनको लड़ाती है, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल आ जाता है, फिर उसके बाद ये लोग इतना डरे हुए हैं समाजवादी पार्टी से कि ये हर तरह मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और मैंने देखा कि वहाँ पर जब मैं गांव में गई थी गोला में, लोग बहुत समर्थन में थे। हमारे जो पदाधिकारी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ा रहे थे सबको थाने में बंद कर दिया गया, सबको मारा पीटा गया। तो ये क्या, ये लोकतंत्र के अंदर मतलब ऐसी भाजपा थी। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा देखी है जहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी थी आप जब अटल जी की सरकार। मुझे लगता है कि मैं छोटी रही होंगी, लेकिन आप ये सोचिए कि जब लोगों आज भी हम लोग अटल जी इतने प्रासंगिक हैं कि आज भी हम लोग राजनीति में समाजवादी पार्टी में होने के बावजूद अटल जी के भाषणों को सुनते हैं, माननीय नेताजी के भाषणों को सुनते हैं। जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे तब तो मैं और भी ज़्यादा छोटी थी, शायद हो ही ना, ये भी हो सकता है कि मैं हो ही ना, लेकिन मैंने उन चीज़ों को पढ़ा है, उन चीज़ों को देखा है यूट्यूब पे। आज उनके भाषण के बहुत सारे मतलब आज के जो लोकतंत्र में जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, आप उनके भाषण को सुनिए और उससे पहले जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में भाषण होते तो उनमें सुनिए पहले एथिक्स की पॉलिटिक्स होती थी, आज एथिक्स ही गायब है, आज विचारधारा ही गायब हो गई है। शायद बदलाव के लिए तो अखिलेश जी ने आपको मौका दिया। निश्चित तौर पर बदलाव के लिए मौका दिया और बदलाव होगा। क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ? मैं लोगों के बीच में नहीं जाती हूँ, उनके सुख और दुख में हमेशा खड़ी रहती हूँ। चुनाव जैसे आप टिकट मिलने चुनाव लड़ने के पहले आप जाती क्षेत्र में कैसा प्रभाव रहता था और चुनाव एक बार हारने के बाद में आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, जब मैं टिकट नहीं मिला था, जब जाती थी तो लोगों के बीच तब भी मुझे वही प्यार था और आज भी मुझे वही प्यार है। कोई मुझे बेसिक अंतर नहीं दिखता। हाँ, आप पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हो जाते हैं तो लोगों का एक भरोसा होता है कि यही हमारा प्रत्याशी है। उससे पहले लोग आपको अपना मानते हैं, बैठाते हैं, बुलाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप अधिकृत प्रत्याशी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का अपना कैडर वोट है, निकाय चुनाव आने वाला है। आप विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं तो इसमें क्षेत्र आता होगा आपका, कैसे आपके पास भी कैंडिडेट आते होंगे कि हमें टिकट दिला दीजिए, और कैसे आप कैंडिडेट तय करवाएंगी, कैसे पैरवी करेंगी, कैसे चुनाव लड़वाएंगी? देखिए, पार्टी ने अभी तो हम लोगों को प्रभारी यहाँ का बनाया अपनी अपनी विधानसभा का, और मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया ताकि यहाँ की सही जानकारी मानी श्री अखिलेश यादव जी तक जाए। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मेरे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं अपने वार्डों में, अपने क्षेत्र में। अब इस बार तो हमारा एक वार्ड और बढ़ गया है, पहले 21 वार्ड थे, अब इस बार 22 वार्ड हैं। तो जिस तरह से लोग जो काम करते हैं ज़मीनी स्तर पर, तो जो भी ज़मीनी स्तर की हकीकत है माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं उससे अवगत कराऊंगी और पार्टी निर्णय लेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है। अरे, युवा नेत्री को भाजपा की तरफ से ऑफर आता है तो नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस पार्टी ने मुझे, मेरे परिवार को
सम्मान दिलाया है समाज के अंदर, क्योंकि जिस तबके से हम लोग निकल कर के आए हैं वहाँ पर एक महिला होने के नाते मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं राजनीति कर सकती हूँ। तो मुझे जिस पार्टी ने आत्मविश्वास दिया, जिस पार्टी ने मुझे चलना सिखाया, उस पार्टी के साथ गद्दारी करना ठीक नहीं है। अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई हैं, तो अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं विश्वविद्यालयों में, लखनऊ विश्वविद्यालय में खासकर, तो कितनी पैरवी अभी आप कर रही हैं, कितना संघर्ष उसके लिए कर रही हैं? मेन बात ये है कि अगर मैं समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं जीत के जाती, तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा अगर छात्र संघ के मुद्दों को कोई विधानसभा के अंदर उठाता तो मैं ही उठाती, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज की डेट में मैं प्रयास करती हूँ कि हमारे जो भी साथी विधानसभा चुनाव लड़े हैं और इस समय विधायक हैं, उनसे मैं प्रयास करती हूँ कि वो भी इस मुद्दे को उठाएं, वहाँ पर क्वेश्चन लगाएं। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मामले को कई बार उठाया है। तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी को मौका मिलता है तो हम लोग तो ज़मीनी स्तर पर यहाँ से आवाज़ उठा सकते हैं, उनके धरने प्रदर्शन में जा सकते हैं, और जो जीत के विधायक गए हैं वो विधानसभा के अंदर उनके सवाल उठाने का। आप छात्र राजनीति से जुड़ी हैं, तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गई थी? हाँ, मैं गई हूँ। ये अभी जो फीस वाला चल रहा था उसमें नहीं मैं पहुँच पाई, लेकिन हमारी पार्टी के लोग वहाँ पर हैं ऑलरेडी। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी मूवमेंट होते हैं मैं यहाँ ज़रूर पहुँचती हूँ। यानी आप 2027 की अब फाइनल तैयारी में लगी हैं? मैं 27 क्या, मुझे लगता है कि अब किसी भी तरह से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी चुनाव हो, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करनी है, जनता के लिए और जनता के हक के लिए लड़ते रहना है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। तो ये थी पूजा शुक्ला जी, जो कम उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ी और उसके बाद में काफ़ी वोट पाई, लेकिन कुछ वोटों से इनका ये चुनाव हार गई। और अभी भी इनके हौसले बुलंद हैं। इनका कहना है कि 2024 में पार्टी को मजबूत करेंगी और 2027 की तैयारी करेंगी। कैमरामैन जय पांडे के साथ मैं रमन मिश्रा, न्यूज़ नशा, लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।